वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखते हैं कि तूफान वगैरह कैसे आता है। ठीक है, पहला विंड, फिर उससे डेंजरस जो होता है स्टॉर्म, और फिर सबसे ज्यादा स्टॉर्म वो हो गया साइक्लोन। ठीक, तो अब ये है बच्चों, सबसे मेन बड़ा फैक्टर क्या है? अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। ठीक, जैसे किसी जगह ज्यादा गर्मी पड़ गई तो क्या होगा, वहां पे हवा गर्म हो गई और जिसके कारण से ऊपर उठ जाएगी। ठीक, हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और जिसको ऑक्युपाई करने के लिए हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर मतलब कोल्ड रीजन से एयर आएगी उसको फिलअप करने के लिए। तो एज ए रिजल्ट क्या है, एयर में मूवमेंट हुआ, और अगर ये मूवमेंट स्लो है तो इसको विंड कहेंगे, थोड़ा और स्ट्रांग हो गया तो उसको स्टॉर्म कहेंगे, और अगर उसके साथ ही साथ क्या है कि ये लाइटनिंग भी हो रही है, रेनफॉल भी हो रहा है, बड़ा डेंजरस टाइप का है, तो उसको क्या है, और साइक्लोन की फॉर्म भी होती है। ठीक है, जैसे कि आप सुनामी, फैनी वगैरह साइक्लोन का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मतलब जनरेशन ऑफ विंड करंट्स कैसे, मतलब विंड का फ्लो कैसे शुरू होता है। ठीक है, ड्यू टू हीटिंग एट ए प्लेस, एक्सेस हीटिंग कहिए, एक्सेस हीटिंग एट ए प्लेस, क्या होगा, टेम्परेचर राइजेस द, हाँ टेम्परेचर तो राइज होगा तो द एयर आल्सो गेट्स heated एज ए रिजल्ट, और गर्म हवा क्या होती है, एंड हॉट एयर राइजेस अप, एंड hot air rises up and causes low pressure behind this। ठीक है, उसके पीछे जहां से हवा उठेगी ऊपर, वहां नीचे क्या है, जमीन पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जमीन का मतलब छोटी सी जमीन है, पूरा लोकेलिटी, बड़ा सा एरिया, ठीक है, पूरा डिस्ट्रिक्ट या पूरा स्टेट टाइप का हो जाएगा। ठीक, तो अब ये है, तो बिहाइंड दिस देन दैट लो प्रेशर एरिया, देन ये कोल्ड एयर फ्रॉम हाई प्रेशर will move towards this low pressure। ठीक है, then the cold air from high pressure moves towards किधर मूव करेगा जी, moves towards लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया। ठीक है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, सॉरी लो प्रेशर एरिया की तरफ वो हाई मतलब कोल्ड वेव्स चलेंगी। ठीक है, और नतीजा क्या होगा, ठीक, तो ये एज ए रिजल्ट विंड करंट्स विल बी जनरेटेड, as a result wind currents will be generated, wind currents जनरेट हो जाएंगे। क्लियर, अब यहां से विंड करंट जनरेट हुई तो हम क्या कहेंगे, विंड करंट जनरेट होने के बाद, ठीक, इसके रीजन क्या क्या है विंड जनरेट, दो रीजन है, टू रीजंस। पहला
अनइवन ई अनइवन uneven E-V-E-N uneven heating of equator and poles। ठीक है, तो बच्चों आपको मालूम है जैसे क्या है, इधर मान लेते हैं सन है, दिस इज द सन एंड दिस वन इज द अर्थ। ठीक, तो अब यहाँ पे ये एरिया तो क्या हो गया, दिस मिडिल वन इज द इक्वेटोरियल एरिया। इक्वेटोरियल एरिया ज्यादा गर्म इस पे, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ेंगी, और ये जो पोल्स होता है, पोल्स का एरिया है, तो वहां पे सनलाइट कम पहुंचती है, जिसके कारण से क्या है, अनइवन हीटिंग हुई। पहला ये रीजन, जितना आसानी से मैं बता दे रहा हूं उतना कम नहीं है। ठीक है, और है बस खाली मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि दिमाग में बन जाए थोड़ा। ठीक है, तो अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोल। तो अभी देखिए सिंपल सा, सनलाइट अगर आ रही है इस पे ज्यादा पड़ेगी और इस एरिया पे कम पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये है दूसरा, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशियन। पानी जो ओशियन जिनमें पानी है ना, पानी को गर्म करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा और ठंडा करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि क्या है, आपका जो लैंड है वो बड़ी जल्दी गर्म भी हो जाएगा और बड़ी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और लैंड की मिट्टी वाली जमीन की बजाय पथरीली जमीन और ज्यादा है, बहुत जल्दी गर्म होगी, बहुत जल्दी ठंडी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा रीजन क्या है, अनइवन हीटिंग ऑफ ये लैंड एंड ओशियन। ठीक है, तो ये चीज है। तो इतना बच्चों ये है, नोट कीजिए, है ना। बच्चों अब देखते हैं कि थंडर स्टॉर्म क्या है। और स्टूडेंट्स ये जो मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं ये हम सभी क्या है, हीट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद कीजिएगा, अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर से आप रिवाइज कीजिए। ठीक, तो अब हम बात करते हैं थंडर स्टॉर्म। बच्चों एक चीज है, सिंपल हवा चलती है तो उसको विंड कहते हैं, आराम से, ब्रीज भी कहते हैं। ठीक, और दूसरा उसके बाद थोड़ा तेज रहती है, तो दूसरा उसके बाद आंधी आती है केवल, जिसमें धूल उड़ती है। ठीक, तो उसको क्या है, वो स्टॉर्म कहेंगे। और अगर उसके साथ ही पानी भी बरसे, बादलों की गड़गड़ाहट भी हो और लाइटनिंग भी हो, तो देन दैट विल बी कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। ठीक है, देन दैट विल बी कॉल्ड थंडरस्टॉर्म, उसको थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए जी, ए वायलेंट स्टॉर्म ठीक, वायलेंट स्टॉर्म विथ थंडर एंड थंडर मतलब बादलों की गड़गड़ाहट, और साथ ही साथ पानी भी, एंड लाइटनिंग, LIGHTNING, lightning is called thunderstorm. Is that clear? तो ये चीज हुई। तो अब हम कहते हैं कि इसका ये कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं जी फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन। ठीक, अब ये बनेगा कैसे जी, तो अब देखिए इसमें क्या है, पहले तो स्टॉर्म बनने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ये सन रेज हीट द लैंड, जमीन को गर्म किए। ठीक है, एक छोटी सी जमीन नहीं, बहुत बड़ा मैं कह रहा हूं, पूरा बड़ा सा स्टेट
सोच लीजिए यूपी का आधा स्टेट जैसे, ठीक है। इतना छोटी सी जगह, मतलब इतना हाथ दिखा रहा हूं, मतलब इतना सच जगह मत सोचिएगा, ठीक है। तो हाँ, हीट द लैंड, ठीक, ड्यू टू विच द एयर, ड्यू टू विच द एयर आल्सो गेट्स हीटेड, जिसके कारण से हवा भी गर्म हो जाती है, ठीक। एज देन as a result the hot air rises up, ठीक। as a result नहीं, and gets heated, and the hot air rises up, गर्म हवा ऊपर उठ गई, क्लियर। अब फिर इसके बाद क्या करना है, हवा ऊपर उठ गई तो क्या होगा, नीचे उस मतलब पूरे एरिया में क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। सो हाँ, एज ए रिजल्ट, अब कहेंगे एज ए रिजल्ट लो प्रेशर will be created, उस एरिया में पूरा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तब क्या होगा, देन ये एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया will move towards it, ठीक। तो ये इसकी तरफ चलेगी, ठीक। एंड देन द स्टॉर्म विल बी फॉर्म्ड, ये एंड ये क्या कहेंगे, एज अ रिजल्ट स्टॉर्म will be formed, ठीक है। एज ए रिजल्ट स्टॉर्म बन गया, क्लियर। अब स्टॉर्म के बाद वो उसके साथ ही साथ क्या है, दूसरा स्टॉर्म तो बना, थंडर और लाइटनिंग भी होनी चाहिए, ठीक। अब क्या है, इफ ये क्या है, हॉट एयर gets proper humidity and that condenses into water vapors and clouds, due to which there will be rainfall as well as lightning। तो मतलब क्लाउड्स फॉर्म हुए और जिसके कारण से क्लाउड्स जब टकराएंगे तो उनके बीच में क्या है, लाइटनिंग होगी, और साथ ही साथ क्या है, क्लाउड्स से जब ये वाटर वेपर्स की जो कंडेंस हो जाएंगी वाटर वेपर्स, वो नीचे गिरेंगी तो रेनफॉल होगा। तो मतलब इस तरह से तीनों चीजें हो गई, स्टॉर्म बन गया पहले, फिर वो रेनफॉल हुआ, और तीसरा क्या है, लाइटनिंग हो रही, ठीक है। तो अब क्या है, ये कौन सी रेस, इफ द hot air gets proper humidity, जो हॉट एयर उठी है उसमें प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिल गई तो क्या होगा, तो which causes clouds and condenses to water vapor, ठीक। अब बच्चों देखिए, वाटर वेपर बन गए और क्लाउड्स बन गए। वाटर वेपर्स
fall down in the form of rain. Water vapors fall down in the form of rain, and clouds collide with each other and causes lightning, and clouds collides with each other and causes lightning. इज दैट क्लियर? तो ये बच्चों एक तरह से क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो मैं नोट्स दे रहा हूं वो नोट्स भी लिखिए, और ये जान लीजिए मेरे पढ़ाने के बाद आपको कहीं भी कोई भी ट्यूशन कोचिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको कहीं कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स भी हो जा रहा है, समझा भी दे रहा हूं, बढ़िया से एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अभी देखते हैं, अब ये देखिए बच्चों कि ये थंडरस्टॉर्म के क्या क्या नुकसान है। ठीक है, थंडरस्टॉर्म में आंधी बड़ी तेज रहेगी और साथ ही साथ क्या है कि लाइटनिंग होगी और बारिश भी होगी। ड्यू टू ये है स्टॉर्म, हैवी स्टॉर्म, फास्ट कर देते हैं, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म। ठीक, इट हैवी विंड कहिए, स्टॉर्म में ही विंड है, हैवी विंड। इट अपरूट, ये ट्रीज, ये मतलब पेड़ों को उखाड़ देती है, और ये टेम्परेरी रूफ्स, जो छतें रहती हैं ना टीने वगैरह की, एस्बेस्टस की, वो सब उखड़ जाती है। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक पोल्स, पर ये टेलीफोन टावर वगैरह पे उतना नहीं इफेक्ट, क्योंकि टेलीफोन टावर वगैरह जो है बहुत ही मजबूती से, अगर वो गिरे तो जान लीजिए टेलीफोन टावर कितना ऊंचा होता है, कम से कम मान के चलिए 100 मीटर। ठीक, आजकल के टेलीफोन टावर तो कम हो गए, मतलब मान के चलिए 30 मीटर भी नहीं रहते हैं मैक्सिमम। ठीक है, पर पहले पुराने जो कई जगह देखेंगे बहुत ऊंचे ऊंचे टावर, अगर वो सब गिर गए तो मतलब सोच लीजिए 100 मीटर के घेरे में किसी भी बिल्डिंग और किसी भी लोकेलिटी को ले बीतेंगे। ठीक है, तो वो सब मजबूती से इतना लगे रहते हैं। दूसरा, कॉजेस ड्यू टू रेनफॉल कहिए, हैवी रेनफॉल। ठीक, रेनफॉल के कारण इट causes flood और वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, पानी खड़ा हो जाएगा लो लैंड्स में। ठीक है, और ये बिजली गिरती है ड्यू टू लाइटनिंग, लाइटनिंग, ग्रेट डैमेज। ठीक है, किसी बिल्डिंग पे गिरे, बिल्डिंग नष्ट, किसी पेड़ पे गिरे तो जान लीजिए बहुत बड़ा पेड़ है, आम का पेड़ है या कोई भी, उसके ऊपर अगर बिजली गिर गई तो जान लीजिए आधा फट जाता, ऐसे आपको सिचुएशन मिलेंगी। ठीक है, पर बहुत रेयर चांसेस में घर, इट डिस्ट्रॉयज ड्यू टू लाइटनिंग, इट destroys buildings and trees
एक्स्ट्रा ETC। बिल्डिंग है, ट्री है, टेलीफोन टावर वगैरह, पर उन सब में क्या है, पहले से ही अर्थिंग वायर दे दी जाती है। अगर लाइटनिंग आए भी, मोटी सी रॉड क्या है, उसकी हाई जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स रहती हैं या टावर वगैरह, सभी में, इवन जो पानी टंकियां भी रहती हैं उसमें भी आप देखिएगा मोटी सी रॉड रहेगी, ऊपर सबसे ऊपर शंकर जी का त्रिशूल भी बना हुआ रहता है कई जगह पे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अगर क्लाउड्स वगैरह लाइटनिंग का केस उसके आसपास आएगा तो वो भाई मेटल है, आयरन है, तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके सीधे अर्थ में चला जाएगा। अब बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरेगा, जिससे कि बिल्डिंग सेफ रहेगी। तो बच्चों ये क्या है, लाइटनिंग के कारण से ही आपको पता होगा कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार इतना ऊंचा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, तो उसमें क्या है, उस पे भी लाइटनिंग पड़ी और जिसके कारण से उसमें काफी डैमेज हुआ था, ठीक। फिर उसको क्या है, किसी और ने बनवाया, कंप्लीट कराया है, और किसका नाम है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पूरा कंप्लीट कराया था, ठीक है। तो ये इसलिए कुतुब मीनार के साथ उसका नाम भी जुड़ गया। क्लियर। तो अब क्या है, इसके से बचने के लिए ये हो गए, और इससे बचने के लिए हमें कभी भी क्या है वो, ठीक है, ये लास्ट में आएगा, है ना, सबसे। ओके, थैंक यू।